Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now in today's video, we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 25th January 2023. Now आज का जो एडिशन है वो आप ध्यान रखिएगा कि हम रिपब्लिक डे के पहले का एडिशन कर रहे हैं. ठीक है, 25th January 2023. So tomorrow we have Republic Day, that is 26th January. Now टुडे आज हम जो अपना वीडियो है वो न्यूज़ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद दैट टुडे इज़ 25th जनवरी और 25th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे. नाउ फ्रेंड्स, क्लैट हो चाहे एलेट हो, नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेशनल वोटर्स डे, ठीक है. सो नेशनल वोटर्स डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं 25th जनवरी, मतलब आज का दिन. ओके, अब हर साल की तरह इस साल का भी थीम है. तो ये जो नेशनल वोटर्स डे है इसका जो 2023 का जो थीम है, इट इज़ नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. ये पूरा थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. सो दिस इज़ द थीम ऑफ 2023 नेशनल वोटर्स डे. अब ये जो हमारा नेशनल वोटर्स डे है, इट इज़ 13th नेशनल वोटर्स डे टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे आर्टिकल 324 का क्लॉज 2, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक, तो अभी अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमिश्नर में वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, एंड देन वी हैव नॉर्मली 2 इलेक्शन कमिश्नर. बट जब ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी 20 जनवरी को, तो ये जब बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी तो इट वाज नॉट अ मल्टी मेंबर बॉडी. ठीक है, तब क्या होता था कि 1989 तक अगर आप देखेंगे तो इट ओनली कंसिस्टेड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उसके बाद जब 1989 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए गए एंड इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी. देन अगेन इन 1990 जो है इट अगेन बिकेम अ सिंगल मेंबर बॉडी, ओके, एंड देन अगेन आफ्टर दैट इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी. फाइन, तो ये इसकी हिस्ट्री रही है. तो कभी कभी होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही सिर्फ इलेक्शन कमीशन में होते हैं, कभी कभी होता है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ द लोड इज़ क्वाइट हाई. फाइन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में इफ़ यू विल सी दैट जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है, इट इज़ सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Okay, then second is president can remove the other election commissioner on the recommendation of chief election commissioner. Okay, so these are the broad points about the election commission. Now who is our chief election commissioner currently? Please write me in the comment box. Okay, so national voters day 25th January, इसका थीम मैंने आपको करा दिया, nothing like voting, I vote for sure, I vote for sure. ठीक है, चलिए, और ये हमारा 13th नेशनल वोटर्स डे है. Along with that, today is also National Tourism Day. National Tourism Day. तो नेशनल टूरिज्म डे के बारे में भी हम पढ़ेंगे. दैट इज 25th जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे. ओके, सो इंटरनेशनल डेज एंड नेशनल डेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं. सो यू कैन राइट दिस 2 points in your notebook. Now coming back to the newspaper, the first news is about the panel set up by the Union Ministry of Sports for investigating the sexual harassment charges against the Wrestling Federation of India, Brij Bhushan Sharan Singh. तो हम देखेंगे कि हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि ये जो पैनल है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एस्टेब्लिश किया है, इट इज बीइंग चेयर्ड बाय ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर MC मैरी कॉम, एंड देन इट आल्सो कंप्राइजेस ऑफ योगेश्वर दत्त, तिरुपति मुरुगुंडे, देन राजेश राजगोपालन एंड देन राधिका श्रीमन. ठीक है, ये 5 member कमिटी है विच इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ऑफ
sexual harassment made against the Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh. Okay, अब यहाँ पे जो कुछ wrestlers हैं, 3 prominent wrestlers, Bajrang Punia, Vinesh Fogart and Sakshi Malik, they have said that they were not consulted before setting up the inquiry panel. Okay, the next is again SC wrong in revealing sensitive reports, says Rijiju. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ठीक है. तो इट इज रिलेटेड विद दिल्ली हाई कोर्ट जज. ओके, दिल्ली हाई कोर्ट जज whose elevation to सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज कंसिडरिंग. तो वो जो दिल्ली हाई कोर्ट जो जज हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है, तो उनके बारे में जो गवर्नमेंट उनका एक एडवर्स पॉइंट ऑफ व्यू था, मीन्स दे वर नॉट एग्रीइंग ऑन दैट कैंडिडेट based on the raw reports. So then that report was put public by the Supreme Court Collegium. Okay, so based on that background, now the law minister is saying that revealing the sensitive reports by Intelligence Bureau and Research and Analysis Wing in public is not good, or it is wrong, or it is a matter of grave concern. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कॉलेजियम ने क्या किया था, कॉलेजियम इट मेड पब्लिक द सेंटर्स ऑब्जेक्शन टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट्स लाइक सौरभ किरपाल, then Somas Kher Sundarsan and John Satyayan as the judges of the High Courts of Delhi, Bombay and Madras respectively. ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जजशिप के लिए जैसे मैंने आपको बताया इनके लिए एलिवेशन के लिए बात हो रही है, बट यहाँ पे जो एडवोकेट हैं जिनका अपॉइंटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसिडर कर रही है, सो यहाँ पे द ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट of his sexual orientation. Coming to the editorial, the new and dark interpretations of We the People. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो जो पहला जो वर्ड ही आता है वो आता है वी द पीपल. ठीक, सो यहाँ पे अगर वी द पीपल का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग जो आप समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि इंडिया की जो सोवरेंटी है, ओके, दैट लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया. फाइन. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए हैं फॉर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर वर्किंग ऑफ द पॉलिटी दैट हाउ पीपल विल गवर्न देमसेल्फ. उसमें जो 3 इंस्टीट्यूशंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, इनको हम 3 पिलर्स मानते हैं गवर्नमेंट का. फाइन. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन तीनों पिलर्स के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है. ठीक, चेक्स एंड बैलेंसेस. फाइन. अब अगर आप ये तीनों ऑर्गन को अगर देखेंगे तो इसमें से जो पीपल को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन वेयर पीपल्स विल इज रिप्रेजेंटेड, क्योंकि लोग जो लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं स्पेशली लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देयर people are getting elected directly by the people. अब यहाँ पे जो ये पूरा बात चल रहा है वो चल रहा है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगदीप धांकर, who was formerly the West Bengal governor. He has made statement related to parliamentary sovereignty. Now why he is saying that legislature is above executive and judiciary, so his interpretation is based that legislature के जो members होते हैं they are coming directly after getting elected directly by the people. Okay, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड मेंबर्स, दे आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड बाय द पीपल. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वी द पीपल, तो यहाँ पे जो जगदीप धांकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो कहना है वो कहीं ना कहीं ये कहना है कि वी द पीपल जो ये कॉन्सेप्ट है इट गिव्स प्राइमेसी टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ये सही है या गलत वो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आएगा, बट ये जो व्यू है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का है. ओके, इसका मतलब होता है कि दैट मिस्टर धांकर इम्प्लाइड दैट द सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट इक्वेट द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में मतलब इक्वालिटी नहीं है. लेजिस्लेचर जो है वो थोड़ा ऊपर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के. ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा जो ऑथर कह रहा है विच ही कैन इन्फर फ्रॉम द स्पीच ऑफ आवर वाइस प्रेसिडेंट. ओके, अब ऑथर जो है वो 2 कंट्रीज ले रहा है, यूएस एंड यूके, टू कंपेयर. फाइन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट कि अगर हम ये मान के चले दैट टू आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज अ ट्रैवेस्टी. अगर हम ये कहें
कि दैट रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, तो ये एक ट्रेवेस्टी होगा, ये एक खतरनाक बात होगा या इलॉजिकल बात होगी। फाइन। सो यहाँ पे कहते हैं कि दैट अगर हम दो कंट्रीज का बात लें, यूएस और यूके की अगर हम एग्जांपल लें, सो ही इज सेइंग दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, दैट प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस बट दैट शुड बी एंडोर्स्ड बाय कांग्रेस। अब वहाँ पे कांग्रेस क्या है, कांग्रेस है, इट इज देयर पार्लियामेंट। वहाँ पे जैसे पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस। इट कंसिस्ट्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, and president is directly elected by the people and has several prerogatives in several issues which do not apply to parliamentary democracy। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट बट दैट हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय कांग्रेस। फाइन। सो वन ऑफ द चेक एंड बैलेंसेस। उसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट इज रन बाय टाइम ऑनर्ड कन्वेंशंस एंड लॉज पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यूके में देखेंगे कि इट डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स जुडिशियल रिव्यू, बट अब वहाँ पे क्या है कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर का ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ के कन्वेंशंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप देखेंगे दैट कन्वेंशंस इन द यूनाइटेड किंगडम हैव एन इनवायलेबल ट्रेडिशन, लॉज कैन बी चेंज्ड, violated and repealed. Even in parliament, the speaker of the House of Commons is elected but becomes a non-partisan, choosing when to retire from office. तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे लॉ में नहीं है, बट वहाँ पे एक कन्वेंशन है विच इज़ रिस्पेक्टेड टिल डेट कि जो स्पीकर होगा आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड ही बिकम्स अ नॉन पार्टी मेंबर, मीन्स ही गिव्स अप द पार्टी मेंबरशिप टिल दैट पर्सन इज स्पीकर। अगर आप हमारे कंट्री की बात करें तो फर्स्ट टू स्पीकर्स ऑफ लोकसभा जीवी मालवनकर एंड एम ए अयंगर and Neelama Sanjeeva Reddy later. They resigned from the ruling party to give the entire parliament a sense of impartiality. बट ये कन्वेंशन जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक कन्वेंशन था, बट ये कन्वेंशन जो है उसको बाकी आगे आने वाले स्पीकर्स लोग ने इसे फॉलो नहीं किया। बट अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स में देखोगे सो दैट कन्वेंशन इज फॉलोड। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, वो नई थी, ठीक है। There were no convention set up, so this lack of convention has affected the running of parliament. The next is the reluctance to honor conventions made our laws and constitution strive for greater specificity, often leading to quibbling in language and meaning. इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि नई डेमोक्रेसी है, कन्वेंशंस जो है वो स्टार्ट भी हुआ तो उसको फॉलो नहीं किया गया, तो ज़रूरत ये थी कि जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको पिन पॉइंट किया जाए, उनको लॉ बना के लिखा जाए या उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। गॉट इट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग, that democracies cannot be run only by the laws passed in representative assemblies, they need conventions। ठीक है। तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ हर चीज़ को अगर आप लॉ में बनाते चले जाओगे तो उससे रन नहीं होती, कुछ कन्वेंशंस भी होती है। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रियलाइज दैट ओरिएंटल्स का इनका मतलब है हम लोग, cannot be trusted with conventions unless conventions are solidified into constituent laws and bound by strong threads. Institutions may even be destroyed, endangering the very purpose of constitution which protects the citizen। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि भी है कि छोटी से छोटी चीज़ जो बाकी कंट्रीज में कन्वेंशन होती हैं, बट हमारे यहाँ पे वो लॉज है कि ताकि उसको सब लोग फॉलो करें। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ा था, सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय इट इन स्पाइट ऑफ एनी ओवररीच बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया है, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है इवन बाय देन ओवररीच मतलब जब लेजिस्लेचर उसको न मानने की कोशिश करे या उसको न फॉलो करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ द ऑथर इज सेइंग कि अगर अब हम अपने उन स्टेट्स को ले जहाँ पे रूलिंग पार्टी का, सेंटर के रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट नहीं है, so there is a virtual war going on in the country between elected governments in states and the governors appointed by the center, okay, which has brought into focus whether we need the institution of governors in the first place। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो द कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट इंटेंड गवर्नर्स टू बी सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन अ डिट्रैक्टर्स ऑफ द लेजिस्टिमेसी ऑफ स्टेट्स।
तो गवर्नर का जो ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है वो इस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया, बिकॉज गवर्नर्स ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक जजमेंट में कहा भी है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Okay, now rapidly many governors in the state they are delaying the passing of laws etc., which is against the dignity of the people of the state. Why? Because the people of the states, they have elected the government of the state, and if they are passing the bill which is the will of the legislature, and if the governor is not signing that bill, then it is considered as it is against the dignity of the states. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे क्या हो सकता है. तो देखिए, द सेपरेशन ऑफ पावर्स एक्सेप्टेबल टू द सेंटर इज नॉट अप्लाइड टू द स्टेट्स वेयर एन अपॉइंटेड गवर्नर कैन डिफाई नॉट ओनली द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द इलेक्टेड गवर्नमेंट. Members of the ruling party members are pushing for greater centralization not only within constitutional institutions at the center but also in states which are ruled by parties other than the national ruling party. So यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जहाँ पे रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट नहीं चल रहा है वहाँ पे द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर एट लॉगर हेड्स विद द गवर्नर. ओके, विच शोज द इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. The next is, instead of chipping away at constitution framed by the best minds of the independence movement generation, it will be more honest to go for a constituent assembly and seek a more totalitarian state far from the ideals of democracy enshrined in the constitution. So is saying that जो अभी चल रहा है where center is trying to dominate the states. Okay, so यहाँ पे is saying that instead of chipping away at a constitution framed by the people who fought the Indian national movement, who got India independent, ओके, इट विल बी मोर ऑनेस्ट, मतलब टू गो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से अच्छा है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो और एक टोटलिटेरियन स्टेट बना लो विच इज़ फार फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड देन द ऑथर सेज कि अगर लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक हमें नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए टू मेक एन टोटलिटेरियन स्टेट, ओके, देन इट विल हैव अ डिवास्टेटिंग चेंज in country, and India can be join other states like Russia, China or Turkey where there is a totalitarian regime. The next is working hand in hand to showcase India. So now मैंने आपको बताया today is also National Tourism Day, January 25th. Friends, एक महीना पहले that is 25th December को हम गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं. गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे. गुड गवर्नेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. सो 25 दिसंबर, इसको भी आप नोट कर लीजिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल टूरिज्म डे. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक पैकेज लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड एज जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज, दैट इज 8-day टूर बिगिनिंग फ्रॉम दिल्ली गोइंग टू काशी, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर एंड कोणार्क एंड एंड्स एट विष्णुपद टेम्पल इन गया. So this is all Bharat Gaurav trains or theme-based tourist circuit trains to highlight India's rich culture, heritage and history. ठीक है, उसके बाद here the G. Kishan Reddy, who is the Union Minister of Tourism, Culture and Department of North East Region, now he is saying कि अगर हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है, so we would need to work in coordination with other 20 central government ministries. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ concepts देखिए ऐसे हैं, that is the concept of नेशनल टूरिस्ट पुलिस. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट पुलिस. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया दैट इज कॉल्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस टू डेवलप टूरिस्ट स्पेसिफिक पॉलिसिंग वेयर पुलिस आर सेंसिटाइज्ड अबाउट द नीड्स ऑफ द फॉरनर्स एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है युवा टूरिज्म क्लब टू नर्चर यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म. ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज एमिंग टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव क्रूज टूरिज्म डेस्टिनेशन. ओके, देन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म along with external affairs, okay, it has placed tourism officers in 20 Indian missions in countries to help foreign tourist arrival in India. Then Ministry of Roads and Petroleum Ministries are taking steps to ensure that highways and fuel stations have clean sanitation infrastructure. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फंड किए हैं several commercial flight routes in partnership with Ministry of Civil Aviation. Okay, then there is a new tourism policy, okay, which aims to make the tourism sector as a sector concentrated on generating employment, development and sustainable tourism in India. Okay, and which focuses on coordinated
एक्शन अक्रॉस यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, फाइन। नाउ G20 में अगर आप देखेंगे, सो G20 समिट इंडिया इज गोइंग टू होस्ट। सो यहाँ पे ये है कि दैट एवरी डेलीगेट और विजिटर हु इज इन इंडिया will return as a brand ambassador and spread the word on India's rich cultural, spiritual and natural heritage. उसके बाद आप देखेंगे in May 2022 when Prime Minister Narendra Modi visited Copenhagen, Denmark, he urged the Indian diaspora to inspire at least 5 of their non-Indian friends to visit India. अगर अब हम आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डिक्लेयर किया है विजिट इंडिया ईयर 2023 which aims to promote various tourism products and destination to increase India's share in global tourism market. अगर आप देखें डोमेस्टिक टूरिज्म उसने पिकअप पकड़ा है प्री पेंडेमिक लेवल के बाद। अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 2022 में देयर वर 8.4 करोड़ डोमेस्टिक टूरिज्म। देन इफ यू विल सी इंडियाज हिस्ट्री, तो इंडिया में एंशिएंट टाइम में भी there have been many travelers who have wrote about India in glowing words, like we have Megasthenes, Huan Sang, Marco Polo, Fai Hen, who have visited India and who have highlighted the spiritual, cultural, social aspects of Indian culture. अब हम आते हैं केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक, तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ये बनने वाला है मध्य प्रदेश में। ओके, and it is going to solve the drinking irrigation and drinking water problem of Bundelkhand region. अब ये जो बुंदेलखंड रीजन है it is spread across 10 districts in both the states, उत्तर प्रदेश as well as मध्य प्रदेश। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का, वो इसमें हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हम देखें द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ₹44,605। ओके, नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है दैट देयर विल बी अ लिंक विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैनाल। तो एक कैनाल लिंक बनेगा दैट विल बी फेड बाय दाऊधान डैम ऑन रिवर केन। तो एक डैम बनेगा दाऊधान डैम ऑन रिवर केन, और ये जो दाऊधान डैम बनेगा इट विल बी इन पन्ना टाइगर रिजर्व एंड इट विल ऑल्सो जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड द लिंकिंग कैनाल विल फ्लो थ्रू छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी डिस्ट्रिक्ट्स and it will irrigate 6.3 lakh hectares of land every year. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं दे आर नॉट कन्विंस्ड बिकॉज दे से दैट गवर्नमेंट्स प्लान इज बेस्ड ऑन अ सरप्लस एंड डेफिसिट मॉडल, ओके, एंड विच हैज़ लिटिल बेसिस इन साइंस। कि हम एक डेफिसिट और सरप्लस मॉडल के बेस पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं विच इज़ नॉट इनफ। द सेकेंड थिंग इज दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अगर हम प्रोविजंस देखें सेक्शन 18 एंड 35 विच सेज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देन सेक्शन 29 एंड सेक्शन 356 रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन दैम विदाउट प्रायर अप्रूवल। उसके बाद अगर आप इसी को अगर देखेंगे तो इसमें एक क्लॉज है दैट इज diversion or stopping or enhancement of the flow of water into or outside wildlife sanctuary park is taboo unless doing so is deemed to be necessary to improve and better manage wildlife within a sanctuary or a national park। ठीक है, मतलब कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते unless doing so is very necessary to improve the wildlife management in that national park। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये पाया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में जो ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव और बेटर मैनेज द वाइल्ड लाइफ इन द पार्क। अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम दैट इफ यू ट्राई टू चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, तो एक केन घड़ियाल सेंचुरी है विच इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घनघेटी घड़ियाल, तो इनके ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं कि इसका लीगल प्रॉब्लम क्या है। तो सी देयर इज सिग्निफिकेंट लीगल प्रॉब्लम ऑल्सो। तो जो ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा है कि दैट अप्रूवल बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन प्रूव टू बी नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ अंडर सेक्शन 35(6) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इसमें मैंशनड है। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट पन्ना टाइगर रिजर्व इट लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स टाइगर बाय 2009 एंड इट रिक्वायर्स अ रिमार्केबल एफर्ट टू री इंट्रोड्यूस दैम। सो पन्ना इट इज एन एक्सेप्शनल टाइगर हैबिटेट बिकॉज ऑफ इट्स डीप जॉर्जेस विच विल बी ड्राउन्ड इफ न्यू डैम इज बिल्ट। तो मतलब देयर विल बी सबमर्जेंस इन पन्ना टाइगर रिजर्व बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि
केन जो है वो एक नॉन पेरिनियल रिवर है, ओके। और जो प्रोजेक्टेड नीड्स जो बताया गया है कि यहाँ से इतना डिमांड पूरा किया जा सकता है, तो वो उसको पता लगाने के लिए एक इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट्स वाई rushing to complete this project, it has certain pitfalls, it has certain disadvantages which has to be looked for before implementing this project, ठीक है। तो it has ecological repercussions, hydrological repercussions in Panna Tiger Reserve. The next is India lost access to 26 of 65 petrol points. So यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया ने एक्सेस जो लॉस किया है 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे होते हैं ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे 26 से इंडिया ने अपना जो एक्सेस है वो लॉस किया है। इसका मेन रीज़न क्या है? द प्ले सेफ अप्रोच ऑफ द इंडियन आर्मी दैट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पीपल इन फॉरवर्ड एरियाज हैज टर्न्ड एरियाज दैट वर वंस एक्सेसिबल इनटू इनफॉर्मल बफर जोन्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ दैट इट एडिड दैट टू अवॉइड कंसंट्रेशन विद द चाइनीज PLA दैट हैज प्लेस्ड हाई रेजोल्यूशन कैमराज एट वेंटेज पॉइंट्स, द आर्मी रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेजियर्स बाय इंस्टॉलिंग चेक पोस्ट एंड डिप्लॉइंग पर्सनल इन डिसगाइज, ओके। सो ये जो आर्मी का जो प्ले सेफ अप्रोच है कि ताकि जो स्किर्मिश है PLA के साथ वो न बढ़े, तो दैट्स वाई इंडिया हैज़ लॉस्ट 26 ऑफ द पेट्रोलिंग पॉइंट इन द ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मतलब सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला बाउंड्री। उसमें से अगर आप देखेंगे दैट द रिसेंट डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 16 रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ पेस्चर लैंड्स इन द गोगरा हिल्स, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगसो एंड कागजुंग एरियाज। द नेक्स्ट इज इंडिया बैग्स ऑस्कर नॉमिनेशंस फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एंड टू डॉक्यूमेंट्रीज। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विनर नहीं है, यहाँ पे नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन किसको है? नाटू नाटू, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है, okay. Then Indian documentaries All That Breathes and Elephant Whispers also got nod in the documentary feature. उसके बाद सरियल स्काई फाई फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस टॉप द ऑस्कर नॉमिनेशंस विद 11। ये इंडिया की मूवी नहीं है, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, इनकी एक्ट्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद जो इंडिया का ऑफिशियल एंट्री है इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में, वो है द लास्ट फिल्म शो और द चेलो शो, ओके। एंड द सेकेंड वन इज नाटू नाटू। The next is in President Sisi visit India and Egypt look to rekindle non-aligned area ties. तो यहाँ पे non-aligned का मतलब non-alignment movement, okay, in 1961 where the founders are Yugoslavia, India, Indonesia and Ghana. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ओके, he has arrived on Palam Air Force Station to be the chief guest at the Republic Day tomorrow. So Mr. Sisi, he is the first Egyptian leader to be invited as the chief guest for the Republic Day parade. So during the visit, officials said both sides will sign several MOUs and discuss taking ties forward on strategic issues, defense, trade, agriculture and renewable energy. उसके बाद जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट का जो इन्विटेशन है, इट इज़ गोइंग टू गिव पुश टू ग्लोबल साउथ, ओके। अभी रिसेंटली वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था, सो इट इज़ गोइंग टू गिव पुश टू दैट. The next is that India, which is going to hold the G20 summit and SCO summit this year, so it is going to be the voice of global south among the G20 countries. तो वहाँ पे जो global south countries जो which are suffering because of Russia-Ukraine crisis, COVID-19, their debts are increasing. So here the opportunity is very best to highlight the issues of countries which forms the part of global south. The next is architect B.V. Doshi passes away. So renowned architect and urban planner B.V. Doshi, who worked with international legends such as Lee Corbusier and Lois Khan, okay, he has passed away at the age of 95. Now, he was the first architect from India to be awarded the Pritzker Prize. He was also awarded the Royal Institute of British Architects Royal Gold Medal in 2022. He has also been awarded with Padma Bhushan and Padma Shri by the Government of India. The next is IMF confirms India's finance assurances for Sri Lanka. तो आप देखेंगे कि इंडिया has the first country to give financial assurance to IMF regarding the debt restructuring of Sri Lanka. So IMF ने वो confirm कर दिया है कि yes, India has provided the finance assurances for Sri Lanka that is related to debt restructuring. Now China and Japan, the two major lenders, now they have not given the financial assurance yet, but जैसे वो फाइनल एश्योरेंस देंगे तो जो IMF ने $2.9 बिलियन का
स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच किया है श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका विल बी एबल टू एक्सेस इट। द नेक्स्ट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस द गोल ऑफ $300 बिलियन। तो अगर आप देखेंगे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो दे आर इनविजिबल्स, और मैंने आप लोगों को करंट अकाउंट डेफिसिट्स के बारे में पहले भी बढ़ाया है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में देयर आर टू पार्ट्स, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो इनविजिबल्स में आते हैं। सो द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स दे आर गोइंग टू क्रॉस $300 बिलियन टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो खत्म होने वाला है, ठीक है। So it will grow by about 80% and it will cross $300 billion target. Friends, that's all for today. We will meet on 27th again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.